जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस स्पेशल आपके लिए, जो कि क्वेश्चन बैंक है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपके 2010 से 2024 तक में जितने भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं वो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ओके ना। इसमें टोटल दोस्तों 27 सेट है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर है। दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ लेते हैं, आपका एग्ज़ाम में वैसे भी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, मात्र 30 से 33 दिन बच चुका है। अगर आप सुबह शाम दोनों सेट देख लेते हैं, मैं सुबह शाम दोनों सेट लाता हूं दोस्तों, अगर आप दोनों सेट देख लेते हैं तो आपको इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस स्पेशल क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो 14 तारीख 4वां महीना 2010 में पूछे हुए सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ना। आप आज का हमारा सेट पहला रहेगा। तो चलिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपसे छूटे ना, और इस बार आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और आपका बिहार पुलिस का सपना पूरा हो सके। ओके ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2010 के प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके ना। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोला है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नद हो जाएगा। ओके ना। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद हो जाएगा। ओके ना। देखिए टिक इसलिए मार दिया हूँ दोस्तों, ताकि आपको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ओके ना, इसलिए मैं टिक मार दिया हूँ। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है दोस्तों, तो अवयवी भाव समास है। कैसा समास है हाथों हाथ में, तो अवयवी भाव समास है। ओके ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे वीडियो के नीचे में आपको इसका व्हाट्सअप का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा ज्वाइन होकर। ओके ना। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि जलज शब्द का अर्थ क्या है। तो जलज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जल में जन्म लेने वाला होता है जलज। जलज शब्द का यही अर्थ है कि जो जल में जन्म लेने वाला है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन है दोस्तों, तो आपका एला। क्या ये एला है जो कि आपका एक तत्सम शब्द है। ओके ना। चलिए मैं टिक इसलिए मार दिया हूँ ताकि आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो आपको पढ़ने में आसानी हो सके, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो दोस्तों, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। क्या पूछा है कि कौन सा शब्द है जो कि मोर का पर्यायवाची है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सीखी। क्या सीखी है जो कि आपका एक मोर का पर्यायवाची शब्द है। ओके ना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपका स्कोर कितना होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 100 में से कितने का आंसर आपको पता होगा। अगर आप 100 नंबर में से अगर आप 70 नंबर लाते हैं, 65 नंबर लाते हैं, तो आपका इस बार बिहार पुलिस का सपना जरूर पूरा हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि क्या स्कोर है और कितना मेहनत करना भी बाकी है, क्योंकि अभी भी 30 से 33 दिन टाइम है, तो आपको अभी भी तैयारी कर कर अपना स्कोर सुधार सकते हैं। ओके ना। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा मुँह। क्या मुँह है जो कि आपका एक तद्भव शब्द है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा पर्वत। ओके ना। पर्वत है जो कि आपका नग शब्द के लिए पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थिक शब्द का चयन कीजिए। क्या पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थिक शब्द का चयन कीजिए। तो आपका समानार्थिक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अद्वितीय हो जाएगा। ओके ना। अद्वितीय है जो कि आपका एक अतुल शब्द के लिए समानार्थिक शब्द है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। क्या ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, तो ज्येष्ठ का सही हो जाएगा कनिष्ठ। आप लोग देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ के मतलब होता है छोटा। आप लोग शादी उदी के कार्ड में देखे होंगे कि ज्येष्ठ सुपुत्र श्री ये और ज्येष्ठ मतलब कनिष्ठ सुपुत्री श्री, ये आप लोग ऐसे करके देखे होंगे। तो ज्येष्ठ के मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ के मतलब होता है छोटा। ओके ना। तो बड़ा का उल्टा शब्द क्या होगा, तो छोटा हो जाएगा। छोटा का उल्टा शब्द बड़ा हो जाएगा। ओके ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दाता। क्या कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो दाता हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो कौन सा है दोस्तों जो कि कमल का पर्यायवाची है, तो अरविंद। क्या अरविंद है जो कि कमल का पर्यायवाची है। ओके ना। चलिए 12 नंबर का इंग्लिश से सवाल पूछा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके ना। 13 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या हो जाएगा, 14 नंबर का बोल रहा है दोस्तों। तो 14 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का सवाल आपका ये हो जाएगा ए नंबर, 15 का ए हो जाएगा। ओके ना। चलिए 16 का आंसर जो कि मैथ से पूछा है, जो कि साइन कॉस थीटा के मान के बारे में बताया है। ओके ना। इसे आप लोग बना लीजिएगा, 1/2 हो जाएगा आंसर, आप लोग मिला लीजिएगा। ओके ना। चलिए 17 का आंसर भी आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 का, तो 18 का आंसर आपका 135 डिग्री हो जाएगा। ओके ना। चलिए 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर का, बोला है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि का अंतर 8 सेमी है, तो दोनों की परिधियां होगी तो क्या होगी दोस्तों, तो 26 सेमी तथा 28 सेमी, यानी 26 सेंटीमीटर और तथा 18 सेंटीमीटर होगा। ओके ना। इसे आप लोग सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। चलिए 21 का भी आंसर आपका डी हो जाएगा, 8/5 आ जाएगा। चलिए हम लोग अब यहाँ से देखेंगे, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका मैथ से आया है, तो इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैथ में बताने में टाइम ज़्यादा चल जाएगा दोस्तों, अभी बता नहीं सकते ना, स्पेस भी नहीं बताने के लिए, इसीलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आप लोग इसे घर में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा आपका डी आंसर। ओके ना। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन पूछा है 26 नंबर का, कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था, तो कौन हुआ था दोस्तों, तो आपका आंसर बी होएगा, लियाकत अली खान हुआ था। ओके ना। लियाकत अली खान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर का, बोल रहा है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो कौन दोस्तों बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो आपका 27 का आंसर सी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे, जो कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। क्या पूछा है कि निम्नलिखित पत्रिका में से कौन एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था, तो कौन से प्रकाशन का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने, तो इंडियन ओपिनियन में किया था। ओके ना। इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशन महात्मा गांधी ने प्रकाशन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का, बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, तो किस अधिवेशन में किया गया, तो आपका आंसर डी होएगा, कराची अधिवेशन 1931 में किया गया। ओके ना। कराची अधिवेशन 1931 में किया गया। चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रीवियस क्वेश्चन का बुक लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके 2010 में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।
ओके ना। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। 31 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। तो कौन सा है जो कि सैंधव स्थल पंजाब में है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सैयर खोला और जलीलपुर है जो कि आपका सैंधव स्थल पंजाब में है। ओके ना। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था दोस्तों। तो लॉर्ड इरविन था। कौन। लॉर्ड इरविन था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर का, बोल रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो राजा राम मोहन राय था। कौन था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो राजा राम मोहन राय जी थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर का, बोल रहा है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। तो गौतम बुद्ध दोस्तों लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे। लुम्बिनी में पैदा हुए थे। आप लोग अपना स्कोर बताते चलिएगा दोस्तों कि 35 में से कितना सही हुआ है और कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। ओके ना। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन बोला कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। तो कौन था। तो दोस्तों अश्व शोध था। कौन था दोस्तों। अश्व घोष था बुद्ध चरित्र का लेखक। ओके ना। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था दोस्तों। तो सोना का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर का, बोल रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो किस सुल्तान ने की थी दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिजली ने की थी। क्या। अलाउद्दीन खिजली ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ओके ना। अलाउद्दीन खिजली। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38 नंबर का, बोल रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो वातापी थी। कहाँ थी। वातापी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34 नंबर का, बोल रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो किस शासक ने किया दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके ना। चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो कि प्राचीन भारत में शासक थे और उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिए थे। ओके ना। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, इलाहाबाद जो कि कुंवर सिंह से संबंधित नहीं है, ये आपका सुमेलित गलत है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 41 नंबर का, बोल रहा है कि डेगनबर्ग्स किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। तो आपका दक्षिण अफ्रीका संघ हो जाएगा। ओके ना। ड्रेक्सनबर्गर किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है। तो दक्षिणी अफ्रीकी संघ का है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर का, बोल रहा है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। तो किस समूह से हैं। तो कॉकेशियन समूह से हैं। ओके ना। कॉकेशियन समूह से हैं। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। तो कॉकेशियन समूह से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर का, बोल रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ओके ना। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर का, बोल रहा है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों। तो अभिवहन है। ओके ना। अभिवहन है। चलिए हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है आपको बताने में समझाने में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रमण क्या क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्डिंग, सिपकी, मूलिंग। ओके ना। मूलिंग हो जाएगा आपका 45 का आंसर बी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर का, बोल रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो आपका सोन नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है एक प्रमुख फसल। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। ओके ना। बाजरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह
की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। तो किन नदी का उद्गम है दोस्तों मानसरोवर झील के निकट? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का उद्गम मानोवर झील के निकट है। ओके ना। 49 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है? तो 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सोन पर्वत श्रेणी, जो कि कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ये आपका सही सुमेलित है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर का। बोला है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो कितनी दूरी तक है? तो 200 समुद्री मील। ओके ना, 200 समुद्री मील तक